देखिए दोस्तों, ये आज का हमारा पेपर है जो 31/1/2021 को सीटेट का पेपर हुआ था। इसमें हम मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे जूनियर लेवल के होंगे 6 to 8 वाले। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो 31 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं। यदि ये नंबर्स आपके दशमलव में दे रखे हैं, इनको ऐड करना है, माइनस इसके साथ 1.1 की मल्टीप्लाई करके बराबर 2 माइनस के है, तो के का मान क्या होगा। यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई सीरीज दे रखी है तो बड़े ध्यान से दशमलव का प्रयोग करना है। देखो पहले आपका 0.139, इसमें ऐड करना है आपको 0.75, यानी कि आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, उसके बाद संख्याओं को पूरा कर देना है। फिर है ये आपका 2.105, इसको ऐड करोगे क्योंकि सारी संख्याएं प्लस में है, तो 9 5 14 का 4 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 हासिल वाला 9, 7 1 8 और 1 9, और ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8 और 1 9 और 0.2, यानी कि 2.944। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा आपका। अब देखिए उसके बाद 2.9, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 7 8 1 9, 2.994 आ जाएगा। अब यहाँ 1.1 की गुणा जब आप इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा 11 की गुणा। देखो कैसे करते हैं, एक ऐसे लिखना है, एक में जीरो को जोड़ोगे 1 आएगा, फिर यहाँ जीरो में जीरो जोड़ोगे तो 0 आएगा, फिर जीरो में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, फिर 1 ऐसे लिखना है। 3 दशमलव ये वाले हो गए, 1 दशमलव ये हो गया आपका, तो 4 संख्याओं से पहले दशमलव आएगा। ठीक है, अब ये संख्या आपकी प्लस में थी और ये वाली माइनस में है, तो इसको घटाना है। 1.1011, अब यहाँ एक संख्या कम है तो इसको 0 बढ़ा लो। 10 में से 1 घटाओगे 9 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा। ठीक है, 9 में से 0 घटाओगे तो ये 9 आएगा, 9 में से 1 घटाओगे 8 आएगा, और 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा। 1.8929 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है आपका 2 माइनस के, तो माइनस के को इधर लाओगे तो ये प्लस का के हो जाएगा, बराबर यहाँ तो 2 है ये, लेकिन 2 में से आपको घटाना क्या है, ये घटाना है आपको 1.8929, तो यहाँ भी दशमलव लगाओ और ये संख्याओं को 0 लगा के पूरा कर लो। तो देखो यहाँ आपका 10 में से 9 घटाने पर 1 आएगा, और यहाँ फिर कितना बचा, 9 में से 2 घटाने पर 7 आएगा। ठीक है, और 9 बचा, 9 में से 9 घटाओगे 0 आएगा, 9 में से 8 घटाओगे 1 आएगा, और 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। तो देखो दशमलव का सवाल, तो दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना है जोड़ने व घटाने पर, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बाकी आपकी बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 32। ए बराबर नंबर दे रखा है -3/4 और बी बराबर दे रखा है 5/6। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो निम्न में से कौन सा ए और बी के बीच स्थित नहीं है। ये वर्ड आपको बड़े ध्यान से समझना है। अब देखो पहले ये देखो कि माइनस का 3/4 कितना होता है। अगर आप 4 से 3 को भाग दोगे तो दशमलव माइनस का आएगा, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 0.75 लघु आएगा। अब 6 से अगर आप 5 को भाग दोगे तो ये आएगा 6 8 48 दशमलव, है ना, 50 हो के 2 बचेगा, 6 3 18, फिर से मतलब लगभग 0.83 के बराबर आएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में। अगर आपको नंबर लाइन का ज्ञान है तो देखो माइनस का 7.75, फिर माइनस का 0.7437, ठीक है, 60 50 40, ऐसे 0 भी आएगा, फिर ये प्लस में संख्या आ जाएंगी, इस तरीके से नंबर लाइन जाएगी। तो मुझे देखना है, देखो ये 0 तो होगा, तो इसका मतलब ये तो इसके बीच स्थित है, मुझे नहीं वाला आंसर चाहिए। माइनस का 1/2 का क्या मतलब है, बराबर -2 पंजे 10, यानी कि 0.5 आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, माइनस का 0.50। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा आपका माइनस का 0.520, यानी कि दशमलव, तो माइनस में ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, लेकिन ये एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो इसके बीच स्थित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आप दशमलव के 0 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 9 7 63, आपको लगेगा ये तो 75 है, तो यहाँ पर फिर से 7 बचेगा और ये आपका 0.77 आएगा जो कि माइनस का होगा, जो कि इसके पीछे कहीं नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन इनके बीच स्थित नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, 1.7 मल्टीप्लाई 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनफल को मानक रूप में। भाई मानक रूप क्या होता है, देखो मानक रूप होता है आपका कि कोई भी वैल्यू जैसे के रूप की है, उसका मान है ना 1 से छोटा, मतलब के का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटा होता है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी कि मानक रूप होता है। ठीक है, अब मुझे इस रूप में लिखना है। अब इस रूप में कैसे, देखो यहाँ अगर इन दोनों को गुणनफल करना है तो मतलब मल्टीप्लाई करना होगा। 1.7 की 12.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 17 पंजे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 हासिल 4, 17 कम 17 और 4 21, यानी कि 2125 आएगा। लेकिन एक दशमलव आपका ये है और एक संख्या से पहले ये है, तो दो संख्याओं से पहले आपका दशमलव आ जाएगा। अब देखो
10 की पावर 4 प्लस में है और 10 की पावर -6 माइनस में है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, माइनस का 6 और प्लस का 4 करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये आपकी फॉर्म बन जाएगी 21.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2। अब देखो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि यहाँ ये जो k की वैल्यू मतलब ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो इस रूप में होनी चाहिए, या तो 1 के बराबर हो, ठीक है, या तो 1 के बराबर हो और या फिर 1 से बड़ा हो। तो वो कहाँ तक हो, 10 तक हो, 10 से छोटा हो, यानी कि 10 से छोटा होना चाहिए। लेकिन 2110 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, ये दशमलव एक स्थान बाईं तरफ और पहुंचाना है। तो मैं इसको लिखूंगा 2.125 गुणा 10 की पावर -2 तो ये है, लेकिन जो मैंने एक दशमलव बाईं तरफ खींचा है उसका एक और आएगा 10, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 2.125 गुणा 10 की पावर, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2 तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ मुझे लिखना किस फॉर्म में है, ये लिखना है मुझे k गुणा 10 की पावर n के रूप में। तो k का मान कितना हो जाएगा 2.125 और n का मान कितना हो जाएगा -1। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है 2 गुणा 2.125 गुणा सॉरी प्लस, तो प्लस करने पर ये कितना हो जाएगा, प्लस n का मान कितना -1। 2 से गुणा करने पर ये कितना आएगा, देखो 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दशमलव आपका 3 स्थानों से पहले है, ये आ जाएगा 4.25। माइनस क्या करना है 1, 4.25 में से अगर आप -1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.25। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, ऐसा ऑप्शन है 4। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 12 जोड़ा जाए तो वह अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई संख्याओं का योग कितना है। देखो, हमें पता है कि कोई संख्या है हमारी जिनका रेशियो 3:5 है। इनमें हमने प्रत्येक संख्या में यानी कि 3 में भी 12 को जोड़ा और 5 में भी, तो नया अनुपात बन गया हमारे पास 5:7। मुझे देखना है 3 में जोड़ा हमने 12 तभी भी 5 मतलब संख्या बन रही है, 5 में जोड़ा 7 को, कुछ भी जोड़ा मतलब 12 को तो 7 बन रहा है। तो 5 से 7 होने पर कितना रेशियो बढ़ रहा है, 2 रेशियो बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 से 5 बढ़ने पर होने पर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो यानी कि यहाँ से 2 रेशियो ऐड हो, और सवाल के अंदर जो ऐड हो रहा है हमारा वो कितना हो रहा है 12। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12। इसमें पूछा है इन संख्याओं का योग कितना है, तो 5 और 3 8 रेशियो, और एक रेशियो का मान कितना है 6, और 6 8 कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो भैया, 15% की जो छूट देता है वो अंकित मूल्य पर देता है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो ये बनेगी आपकी 5 × 15 और 5 दूनी 10। यानी कि मार्केट प्राइस किसी चीज का 20 रुपए है और उस पर अगर 3 रुपए की छूट दी जाए तो वो कितने में बेची जाएगी, 17 रुपए में बेची जाएगी। ठीक है, उसे फिर भी 19% का लाभ होता है, तो 19% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 19/100। तो यानी कि कोई भी वस्तु अगर आपकी 100 रुपए की है और उस पर आप 19% का लाभ लेके बेचेंगे तो वो कितने की बेची जाएगी, 119 रुपए की। अब देखो, इस सवाल में दो जगह एसपी है लेकिन दोनों जगह अलग अलग है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एसपी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 7 119 यही हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इस रेशियो में क्या है, हमें 17 का गुणा तो यहाँ भी करना होगा। तो हो जाएगा हमारा 2 7 14 यानी कि 140 और 17 7 119, और यहाँ भी आपका एसपी कितना हो गया, 119 हो गया। सवाल के अंदर आपका अंकित मूल्य दे रखा है 840 और यहाँ कितना दे रखा है 140। 140 की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 840 के। एक रेशियो का मान निकालोगे 840/140 गुणा, आपको क्या निकालना है, सीपी मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य क्या है, तो 100 का हमें मान निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 14 × 84 और 6 की गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 600। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखो, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन का सवाल है। यहाँ इसके बटे में आप 1 मान लो, यहाँ भी इसके बटे में 1 मान लो। तो यहाँ से हम जब इसका लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा इसका कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5x - 7 + 3 दूनी 6 बराबर, इधर हो जाएगा आपका 4x - 3 और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16x, और बटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, क्योंकि 4 हमने एलसीएम ले लिया। अब 3 की और 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20x, यहाँ -7 + का 6 है तो माइनस का 1 बचेगा, और 4 की गुणा करोगे तो -4 एकम 4, ये हो जाएगा 4x और 16x 20x और 20 दिया 60x,
और माइनस ये हो जाएगा 3 तिया 9। यहाँ इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 40x, इस -9 को इधर लाओगे प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 4, तो ये बचेगा आपका प्लस का 5, 5 अट्ठे 40। x का मान कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 8 गुणा x प्लस 5 की, तो x का मान कितना है 1/8 और प्लस में कितना आ जाएगा 5, 8 से 8 कैंसिल, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 क्या है, पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना है एक बार पी प्लस क्यू और माइनस उसमें से आर घटाना है। तो देखो भैया पी और क्यू में देखो एक्स स्क्वायर का मान कितना है -18x² और क्यू का मान कितना है 14, माइनस का 18 है प्लस का 14 है तो माइनस का 4x² बचेगा, पहली बात। दूसरा पी वाई स्क्वायर का मान कितना है -10y² और यहाँ कितना है प्लस का 12y², तो प्लस का 2y² यहाँ से बचेगा, प्लस का 12xy है और प्लस का 9xy है, तो हो जाएगा आपका प्लस का 21xy। क्लियर। अब इसमें से आपको घटाना है ये r का मान। देखो माइनस का 4x² है, माइनस का x² है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका माइनस का 3x²। कौन कौन से सवाल में माइनस का 3x² इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और एक आपका चौथे ऑप्शन में है। दूसरा अब देखो 5y² प्लस के हैं जो मुझे घटाने हैं, यहां से कितना है प्लस का 2y² है, तो माइनस का मतलब माइनस का 5y² और प्लस का 2y², तो ये कितना आएगा माइनस का 3y²। देखो इस ऑप्शन में नहीं है, ये भी कट गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन था डी ऑप्शन। ऑप्शन से आप इतनी जल्दी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आर का मान xy है और यहाँ पर आपका xy 21xy है, तो 21xy में एक xy घटाओगे तो वो आपका प्लस का 20xy बचेगा, जो कि ऑप्शन डी ही आपका सही उत्तर था। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान दे रखा है आपको 322 और आपको पूछा है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखो पहले आप देखो कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं भैया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। कैसे, x² का स्क्वायर करोगे तो a² यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 2ab, 2 इंटू x² इंटू 1/x² करोगे तो यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 ही आएगा। देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान कितना है 322 और प्लस में क्या करना है आपको ऐड 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 324। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है सिर्फ x² प्लस 1/x² की, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट लगाने पर ये क्या होगा 324 का वर्गमूल कितना होता है 18, x² प्लस 1/x² का मान आ गया मेरे पास 18। देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² है ना, माइनस का 2ab, ab की जगह x इंटू 1/x आएंगे ना, तो यहाँ x से x कैंसिल होगा तो मतलब -2 ही आएगा। अब देखो इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ कितनी 18, माइनस में कितना है 2, कितना आ जाएगा 16, लेकिन मुझे सिर्फ x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाने पर यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगेगा तो थोड़ा सा ध्यान देना आप, बाकी बड़ा आसान बना दूंगा मैं इसको। देखो यहाँ ये एक समीकरण है, इस रूप में लिखना है इसको, यहाँ से एबीसी के मान निकालने हैं तब मुझे इसका मान निकालना है, तो थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखते चलिएगा। देखो ये लिखा हुआ है आपका 15x² माइनस का 26x और प्लस में कितना है 8। मैं इसके फैक्टर करता हूँ, 15 अट्ठे 120, तो फैक्टर इसके हो जाएंगे भैया 15x² माइनस का 20x और माइनस का 6x और प्लस में कितना 8, बराबर में जो चल रहा है उसको भी लिखा रहने देंगे, यानी कि ये ax प्लस b है और यहाँ पर ये है आपका cx प्लस d। यहाँ से दो कंडीशन बनेंगी। देखो मैंने लिखा यहाँ पर कॉमन ले लिया यहाँ से 5x, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस 5 चौक 20। यहाँ से मैंने 2 एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और माइनस 2 चौक 8। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 3x माइनस 4 और यहाँ से क्या बचा 5x और यहाँ से क्या बचा 2। ठीक है, अब देखो एक बार जब मैंने इसको ax प्लस b के रूप में मान लिया तो यहाँ से a की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू बनेगी आपकी कितनी 3 और b की वैल्यू कितनी बनेगी, तो b की बनेगी मेरे भाई -4। ठीक है, इसी तरीके से c की क्या हो जाएगी 5 और d की क्या हो जाएगी -2। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैंने इसको माना एक बार ax प्लस b, तो भैया यहाँ से a की वैल्यू क्या बनेगी 5 और b की वैल्यू क्या बनेगी -2 और c की वैल्यू क्या बनेगी 3 और d की वैल्यू क्या बनेगी -4।
अब इनमें से मुझे ऑप्शन देखने हैं किस तरीके से। देखो जब a की वैल्यू 3 आई, ठीक है, तो a की वैल्यू 3 आने पर यहां से आंसर निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 तिया 6 प्लस b का मान कितना है, प्लस b है ना, लेकिन यहां से कितना है -4, तो मैंने इसको लिखा -4, और माइनस का c, और c का मान कितना है 5, ठीक है, और d का मान कितना -2, माइनस माइनस प्लस का 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 तिया 6, 6 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 1। हालांकि मुझे ऑप्शन में मिल रहा है तो मेरा सही उत्तर है, लेकिन इन केस हो सकता था 2 आंसर होते और दूसरी कंडीशन से भी आपका आंसर आ रहा होता, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। देखो a का मान 5 है तो 2 गुणा 5, ठीक है, b का मान -2 तो -2, c का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा -3, और 2 चौक 8 यानी कि प्लस के, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, -3 और 2 5 और प्लस का 8, 18 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 13। अगर 13 आपका ऑप्शन में होता तो ये भी आपका सही उत्तर होता, लेकिन आपके ऑप्शन में कितना है 1, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ठीक है। अब देखो भैया बहुत अच्छा सवाल है, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ में यदि AB बराबर EF और BC बराबर DE तथा CA बराबर FD है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन आपकी सही है। तो देखो मैंने 2 त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज मैंने बनाया कौन सा, ये है आपका A, एक B, ठीक है, और C, ABC त्रिभुज है, और एक आपका त्रिभुज मैंने बना लिया कौन सा DE, और ये है आपका F, ठीक है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दी है इन्होंने, इसमें कंडीशन दी है कि AB बराबर है EF के, तो AB को मैंने 1 नंबर से डिनोट कर दिया, यहाँ पर EF वाली लाइन को भी मैं 1 से डिनोट कर दे रहा हूँ, मतलब AB बराबर है किसके EF के, और इसने कहा कि BC, तो BC को मैंने 2 से डिनोट कर दिया, BC बराबर है किसके DE के, ठीक है। आपको फायदा क्या होगा, 1 और 2 इनका मैं बताऊंगा अभी लॉजिक। CA यानी कि ये वाली लाइन को मैंने 3 से डिनोट किया, और ये आपकी बराबर है किसके FD के, तो इसको भी मैंने 3 से डिनोट कर दिया। अब कंडीशन इनमें से चेक करनी है, देखो ऑप्शन दूसरा टिक हो रहा है, यहीं पर चेक कर लो, ज्यादा चारों ऑप्शन आप देख लेना, मैं बता देता हूं ध्यान से। देखो ABC, A से मैंने शुरू किया, B तक मैं आया तो मैंने 1 नंबर वाली लाइन ली जो बराबर है, B के बाद 2 नंबर वाली लाइन पे आया, C के बाद फिर तीसरे नंबर वाली पे आया, तो यही सीक्वेंस मेरा यहां भी होना चाहिए। तो देखो F से अगर मैं शुरू करता हूं, ये F यहां पर है, F से मैंने शुरू किया तो 1 नंबर वाली लाइन आई, यहां पर भी पहले 1 नंबर वाली आ रही थी, फिर FE, E के बाद क्या है D, तो फिर 2 नंबर वाली लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस इस रूप में चलाना है, जो अगर यहाँ पर ये वाली आपने भुजा ली है तो यहाँ पर भी आपको वही भुजा लेनी है जो इस त्रिभुज में आप ले चुके हो। तो FED और ABC ये वाला आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो देखो 65 का वर्ग आपको पता होगा कितना होता है, तो ये होता है 5 पंजे 25 और 7 छंग 42 यानी कि 4225। 72 का वर्ग कैसे निकालोगे, 72 का वर्ग होगा भाई 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 और 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 दूनी 28, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, इसका वर्ग होगा आपका 2 का वर्ग करने पर आएगा 4 और 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 7 सत्ते 49 और 2 कितना हो जाएगा 51। ये आएगा आपका 5 4 9, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 5 4 9 यानी कि 9409 आया 65 का वर्ग करने पर। अब 97 का वर्ग करने पर इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 97 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 63 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और 2 छक्का 12 यानी कि 126। 126 में आपको कितना और जोड़ना है, 4 और जोड़ना है, तो 130 का आ जाएगा 0 हासिल लगेंगे आपके 13, 9 ने 81 और 13 कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 8 और 1 9 यानी कि 9409। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो चौथा ही सही है। बाकी आपको चारों घर पे बैठ के चेक करके देखने हैं कि ये क्यों बराबर नहीं है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आना चाहिए, वही आपका क्या होगा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुफलक के 7 फलक 10 शीर्ष, इस बहुफलक के किनारों की संख्या कितना होगी। सीटेट का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ आपका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है मैं आपको एक फॉर्मूला याद बता देता हूँ। B + F बराबर होता है आपका E + 2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। B का मतलब क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं इसमें 10, प्लस F क्या है फेसेस, फेसेस कितने हैं इसमें 7, E एजेस जो आपको निकालने हैं +2, 10 7 17, 17 - 2 कितना हो जाएगा 15, तो E का मान कितना आ जाएगा, E का मान आ जाएगा आपका 15। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। अब देखो त्रिभुज ABC में भुजा AB को E तक और भुजा CA को D तक बढ़ाया, ठीक है। एक त्रिभुज है आपका
मान लो इस तरीके से ए बी और ये आपका सी, ठीक है। ए बी को ई तक बढ़ाया, यानी कि ये वाली भुजा हमने कहां तक बढ़ा दी, ई तक बढ़ाया, और भुजा सी ए ये वाली भुजा है, इसको मैंने बढ़ा दिया यहां तक डी तक, ठीक है, तक बढ़ाया जाता है। तो इसने बताया कि बी ए डी जो है वो, यानी कि वी ए डी ये वाला जो कोण है आपका वो 125 डिग्री का है, ठीक है। ई बी सी ये आपका कितना है, 100 डिग्री का है। तो इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है मेरे भाई। आपको पता है कि ये अगर 100 डिग्री का है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एक ऋजु रेखीय कोण हो गया आपका, सरल रेखा पर बन रहा है। अगर ये 80 है, ये 125 है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। क्या बताया इसने पहले, बी ए डी, अरे ये वाला कोण आपका 125 है, ये अंदर वाला कोण 125 नहीं है, ये आपका बाहर वाला कोण बी ए डी, यानी कि ये 125 है, ये 125 है, तो ये भी कितना होगा 125 और 5 130, यानी कि ये आपका हो जाएगा 55 का। अब अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा आपका कितना, 45 और ये 55 कितना हो जाएगा, 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। अब यहाँ कंडीशन देखते हैं, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो भाई कोई से दो कोण तो बराबर नहीं है, तो समद्विबाहु तो होगा नहीं। AB BC से बड़ा है, ये देखना है, तो AB भुजा हमारी ये है और BC भुजा हमारी ये है, तो यहाँ 55 डिग्री है और यहाँ 45 डिग्री है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन है, अभी एक चीज और क्लियर कर लेते हैं आगे ऑप्शन में। त्रिभुज कोण ABC देखो, ABC इसका मान कितना है, 80। त्रिभुज ACB ये कितना है, 45। इसने कहा है इनका अंतर क्या 35 है, तो 10 में से 5 घटाओगे 5, 7 में से 4 घटाओगे 35। तो आपका ऑप्शन जो है वो तीसरा क्या है, सही उत्तर है। BAC देखेंगे आप, BAC तो ये आपका 55 है, और ACB ये देखेंगे तो ये 45 है, तो इनके बीच अंतर कितने का है, 10 का। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ भुजाओं की तुलना नहीं कर सकते, जैसे ऑप्शन है ना आपका AB इज ग्रेटर देन BC, तो भुजा का तो कोई मान दे नहीं रखा, तो आपका 43 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। समलंब PQRS में PQ समांतर है किसके, RS के। तो देखो ये PQRS एक आकृति आपकी बनी हुई है, PQRS, ठीक है। PQ तथा SR का अनुपात 3:2 है। तो देखो अनुपातिक वैल्यू को आप एक गुणज के रूप में मान लेंगे, यानी कि 3x और एक 2x। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और PQ तथा SR के बीच की जो दूरी है, यानी कि ये वाली, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो SR की लंबाई कितनी है, मतलब आपसे ये 2x का मान पूछा है, ठीक है। तो देखो भैया समलंब जो आपका चतुर्भुज होता है, उसका जो आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कितनी है आपकी, 3x + 2x, इनका योग इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 480। आप याद रखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू h बराबर जो भी आपका क्षेत्रफल दे रखा है वो। देखो 12 चौक 48, यानी कि 40 आ गया। ये हो जाएगा आपका 5x बटे में कितना है, 2 बराबर कितना, 40। ये हो जाएगा 5 × 8 = 40। x का मान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। x का मान 16 हो गया, मुझे क्या निकालना था, 2x, तो 2 × x का मान 16 बराबर ये कितना हो जाएगा, 32। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन दूसरा आपका सही उत्तर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45। 88 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को, भैया आयताकार कागज का टुकड़ा आप लेना, इसका एक्सपेरिमेंट आप करके देखना। 88/10 यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो 10 है और 88 मीटर वो क्या है, 88 सेंटीमीटर वो लंबा है। बिना अति व्यापन किए मोड़कर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। अगर इसको आप मोड़ेंगे ना तो इसकी एक आकृति होगी बेलन के रूप की। कागज आपने मोड़ा होगा, जब आप बड़े कॉलेज में हो जाते हो तो फॉर्म जमा करने जाते हैं ना, तो इस तरीके से मोड़ लेते हैं हम कागज को, तो वो कुछ ऐसी बेलन की आकृति देता है। तो इसने कहा है मोड़ने पर इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर बन जाती है, ठीक है। और ये जो मोड़ा है आपने हिस्सा, वो ये वाला हिस्सा होता है, यानी कि ये मोड़ कर जो आता है, इसने बताया ये जो लंबाई है वो मोड़ करके इस तरीके से हो जाएगी जो बेलन का एक रूप ले लेगी। तो ये जो मोड़ा है आपने, तो ये नीचे क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है ना, तो एक्चुअल में जो ये वृत्त है इसकी परिधि हो गई। ये जो लंबाई है वो क्या है, इस वृत्त की परिधि है, और परिधि का मान कितना है, 88 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहाँ से 2 गुना उसने बोला है पाई का मान आपको 22/7 लगाना है, तो आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, और आर का मान कितना हो जाएगा, 2 × 7 =
14 सेंटीमीटर। इसने कहा बेलन की धारिता लीटर में क्या होगी, तो पहले तो बेलन की धारिता हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो बेलन की धारिता का मतलब है बेलन का आयतन। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना बताया इन्होंने 22/7। आर का मान हमने कितना निकाला 14, इसका स्क्वायर करना है तो 14 गुणा 14, और ऊंचाई एच कितनी हो जाएगी आपकी, वो है आपकी 10, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखो 22 दूनी 44 और 44 गुणा 14 और गुणा कितना हो जाएगा 10। 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 चौका 56 और 5 61 गुणा 10। आपको नजर भी आ रहा होगा कि ऑप्शन तो हमारा भी दिखा दे रहा है 616 के रूप में, लेकिन अगर आप यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6160। मुझे निकालना क्या है लीटर में, तो लीटर में ये सेंटीमीटर क्यूब में आया हमारा निकल के आयतन, तो मैं 1000 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। जब 1000 से भाग करेंगे तो 3 स्थानों से पहले दशमलव आ जाएगा, तो यानी कि 6.16 लीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो किसी घन का आयतन 2197 है, तो भाई घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब कितना दे रखा है 2197। मुझे यहाँ से भुजा निकालनी है, तो भुजा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका क्यूब रूट निकाल दो, यानी कि 2197। 2197 का क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 का घन होता है 2197। इसने कहा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 गुणा 13 का वर्ग, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। 4 9 36, 2 ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन है ही नहीं। 4 6 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 का 7, तो ये भी 2 ऑप्शन है। 4 एकम 4 और 2 6, 676, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो भैया, परिसर का मतलब होता है रेंज, मैंने एक वीडियो इसकी स्पेशल बना के डाली भी है, और रेंज का मतलब है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा देने पर जो भी मान आएगा, तो ये होगा आपका 19 - 2 = 17। क्लियर है। बहुलक का मतलब है भैया आपका मोड, और मोड मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी, तो 4 एक बार है, 2 बार है और 3 बार है। 4 सबसे ज्यादा बार है, तो मोड कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। फिर इसने कहा माध्यिका, यानी कि माध्यक, तो इसका मतलब है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन आप ऐसे नहीं निकाल सकते। मीडियन का मतलब होता है या तो आप इसको आरोही क्रम में लगाओ या फिर आप इसको अवरोही क्रम में लगाओ। तो भैया इसको जब आप आरोही क्रम में लगाओगे, सबसे बढ़िया क्रम होता है आरोही क्रम, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 2, फिर 3 कितने बार है 2 बार, फिर 4 कितने बार है 3 बार। ठीक है, फिर है आपका 5, फिर है आपका 6, फिर है आपका 8 और फिर 9 है आपका 2 बार। ठीक है, फिर है आपका 10, फिर है आपका 11, फिर है आपका 15, 15 के बाद है आपका 19। ठीक है, यही नंबर है आपके। तो टोटल नंबर कितने हैं 15 नंबर है, तो 7 इधर हटाओ, 2 2 4 तो 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये क्या आएगा 6, 2 2 4 2 6 और 1 7। अगर आपके विषम नंबर है तो बीच वाली संख्या आपकी क्या होती है, माध्यिका होती है, तो ये हो गया 6। इसने कहा इन सभी नंबर का माध्य ज्ञात कीजिए, और माध्य का फॉर्मूला होता है इन सब का योग, यानी कि बराबर 17 + 4 + 6। कितनी चीजों का आप माध्य निकाल रहे हैं, तो 3 चीजों का, तो 3 से भाग कर दो, हो जाएगा 17 4 21 और 6 27, और 27 को भाग किससे करना है मुझे 3 से, और 3 से भाग करोगे तो 3 में 27। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 48, ये आपकी पेडागोजी से संबंधित सवाल है। देखो क्या करना है इसमें, ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपका कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही उत्तर। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 49, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो ये होगा आपका विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 51, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए, मतलब आपको गलत कथन बताना है। तो देखो गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है, ये आपका क्या है अशुद्ध कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 52 में क्या है, विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, यानी कि विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पर है 53 आपका, एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो, तो ये है कि आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। आवश्यक तो है ये चीजें, लेकिन ये पर्याप्त शर्त नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए बराबर यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है, ठीक है। अब देखो ए और सी को देखो, यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है, तो यानी कि सी ए का क्या है, विलोम है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अब आप देखना बी को, यदि n स्क्वायर सम नहीं है तो n सम नहीं है, तो इसने डी में भी यही कहा है कि यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर सम नहीं है। हालांकि बी डी का भी विलोम है, लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऑप्शन कौन सा है आपका, ए और सी वाला, तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका पहला सही। क्वेश्चन नंबर 55, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आप, जियोजेब्रा के बारे में, टेलर का गिनतारा, टाइल और जियोबोर्ड के बारे में। देखो, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता, तो ये है आपका जियोजेब्रा, ठीक है। ये सारी एक तरीके से डिवाइसेस हैं, इनमें से आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है, आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, तो देखो यहाँ गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं, आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57, समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है। पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, ना कि गणितीय अधिगम को, तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, बहुत बड़ा ही अच्छा सवाल है। यहाँ ये है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। देखो भाई, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी है, तो ये होती है आपकी 9, कितने बार, 6 बार, ठीक है। इसको लिखा क्या जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, ठीक है, गुणा ये जो आपका 11 यानी कि अगर 3 नंबर आपके एक साथ रिपीट हैं तो इनको 37 गुणा 1001 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने देखा ये कितना लिखा जा सकता है, 37 0 37। एक मिनट, अभी इसको 11 0 11 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आपका 3 गुणा 37 0 37, ठीक है। अब देखो 3 की पावर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 गुणा इस 37 0 37 को क्या लिखा जा सकता है, 37 गुणा 1001, ठीक है। अब भैया 3 की पावर 3 गुणा 37, इस 1001 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, ये आपकी संख्या 7 से भी डिवाइड हो सकती है, फिर उसके बाद 11 से और उसके बाद 13 से, ठीक है। एक फैक्टर आपका ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, टोटल मिला के फैक्टर कितने हो गए, 5। तो आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बड़ा ही दिमाग लगाना है कि भैया किस तरीके से यहाँ से, देखो आपके 3 आ जाएंगे आसानी से, 4 आ जाएंगे, लेकिन 5वां आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो इसको लिखना है प्रॉपर इस तरीके से कि हाँ भाई इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि डिवाइड कर करके देखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, यदि 8 अंक की संख्या आपकी ये है तो इसमें से 88 से विभाज्य है। मैंने बताया था आपको विभाज्यता के नियम कि जो संख्या 88 से विभाज्य है वो उसके फैक्टर से विभाजित होगी, यानी कि 11 और 8 से। 8 का नियम ये कहता है कि बाद के 3 अंक कितनी बड़ी संख्या हो, उसके बाद के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, तो ये 8 से होना चाहिए विभाजित। तो मैं 8 से इसको विभाजित करूंगा तो 11 8 88, कितना बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पर आएगा 22। तो यहाँ 22 का ऐसा कौन सा मान रखना चाहिए जो ये पूरा विभाजित हो जाए, तो यानी कि 2, तो 22 का मान तो मुझे मिल गया 2। अब पूरी संख्या को देखता हूं तो संख्या है आपकी 17 9 0 x, ठीक है। फिर है आपका 0 9 1 और y का मान कितना मान लिया मैंने, 2। अब देखो यहां मुझे x का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा भैया 1 और 9 10, और 10 में x को जोड़ोगे 10 प्लस x, फिर ये हो जाएगा, यानी कि विषम स्थानों पर अंक जो भी हैं हमारे 9 और 2, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, सही है ना। यहाँ पर ये अंक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 कैसे लिख लिया मैंने, 1 7 9, 0 नहीं है भाई, ये यहाँ पर कितना नहीं है, ये 0 नहीं है, ठीक है। इसको हटाओ एक बार, ये 0 नहीं है, ये कितना है देखो, दोबारा से लिखता हूं मैं, ये है आपका 1 7 9 x 0 9 1 2, ठीक है। अब 1 में 9 जोड़ोगे 10, 10 में 0 जोड़ोगे 10, 10 और 1 11, यहां से आया आपका 11। अब देखो 7 में x, ठीक है, 7 में कितना जोड़ना है x, और फिर कितना 9, तो ये हो जाएगा 9 7 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस x, ठीक है। इसमें क्या घटाना है आपको, 11 घटाना है, तो यहां से कितना आएगा ये
7 आएगा आपका, यानी कि आ जाएगा 7 प्लस एक्स। एक्स में क्या जोड़ा है, देखो 8 का भाज्यता का नियम ये है कि बाद के तीनों अंक विभाजित होने चाहिए, और 11 का मतलब ये है कि विषम स्थानों पर आने वाले अंक 1 और 9, 9 के बाद 0, 0 के बाद 1, और सम स्थानों पर आने वाले अंक 2 स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर और 8वें स्थान पर। विषम और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणा जाना चाहिए। तो यहाँ x में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 11 का गुणा जो जाए, तो यहाँ पर x का मान यदि 4 जोड़ लें हम, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो x का मान 4 और y का मान कितना 2, तो कितना आएगा 2। ऑप्शन दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर एबीसी के मान दे रखे हैं और बता पूछा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सत्य है। तो मेरे भाई ये जैसे आपको दे रखा है ना 11 और 13, तो इनका अंतर कितना है 2, ठीक है। और यहाँ पर 13 और 14 का अंतर कितना है 1, 15 और 17 का अंतर कितना है 2। जो भी अंतर दे रखा है अंश वाली संख्या को उनसे कर दो आप भाग, ठीक है। यहाँ 15 को 2 से भाग, इनके जो भी हर में जो नंबर आ रहे हैं उनसे उनका लासा लेकर के इन संख्याओं में कर दो मल्टीप्लाई। तो इनका लासा कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आएगा 11, 13 दूनी यहाँ कितना आ जाएगा 26 और 15 एकम 15। अब इन सब में बड़ी वाली संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको 26, और 26 में बड़ी वाली संख्या किसको मान के आई है, बी वाली को। तो ऐसा कौन सा नंबर है आपका ये 13/14, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, एक बार में आपका आंसर आ गया। लेकिन इसके बाद अब आपको देखनी है इससे छोटी कौन सी है, ये वाली, और ये किसको सॉल्व करके आई 15/17 को, तो इससे छोटी है आपकी ये 15/17। उसके बाद कौन सी है 11, और 11 के लिए कौन सी है आपकी ए। तो आपका ऑप्शन जो है तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। कभी भी आपको अगर इस तरीके से फ्रैक्शन आरोही क्रम में लगाने को आ जाए, अवरोही क्रम में लगाने को आ जाए, बड़ा छोटा पूछ ले, बड़े छोटे का अंतर पूछ ले, तो सारे सवाल इन्हीं से संभव है। अंतर निकालो, अंतर से अंश को भाग कर दो, और जो भी अंतर आए उनका लासा लेकर के सारी संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से जो आपका पेपर था ये सीटेट का 31 जनवरी 2021 को जो हुआ था, इसका पूरा एनालिसिस आपके इस चैनल पर हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।